हिंदी व्याकरण। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शीर्षक समास का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखा तो मेरा दावा है कि आप समास को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और जिंदगी में नहीं भूलेंगे। समास का अध्ययन करने से पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती रहें। धन्यवाद। समास की परिभाषा। समास शब्द रचना की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर भिन्न तथा स्वतंत्र अर्थ रखने वाले दो अथवा दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, जैसे राजा का पुत्र इक्वल्स राजपुत्र। समास रचना में दो शब्द अथवा दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों पदों के मिलने से जो नया संक्षिप्त शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे राष्ट्र पूर्व पद जोड़पति उत्तर पद इक्वल्स राष्ट्रपति समस्त पद। समास की प्रक्रिया में दो पदों का योग होता है। इन दोनों पदों के योग से बनने वाले सामासिक पद में किसी एक पद का अर्थ प्रमुख होता है। अर्थ की इसी प्रधानता के आधार पर समास के भेद किए गए हैं। अतः पदों की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। 1. अव्ययी भाव समास प्रथम पद के अर्थ की प्रधानता। 2. तत्पुरुष समास द्वितीय पद के अर्थ की प्रधानता। 3. द्वंद्व समास दोनों पदों के अर्थ की प्रधानता। 4. बहुव्रीहि समास दोनों पदों के अर्थ की अप्रधानता। 1. अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मुख्य पाणिनि सूत्र। अव्ययम विभक्तिस्निप समृद्धिव्यर्थभावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्ययोपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्तवचनेषु। भावार्थ जहाँ प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद उपसर्ग या अव्यय हो तो उसे भी अव्ययी भाव समास ही माना जाता है। किसी सामासिक पद में संज्ञा या अव्यय पद की पुनरावृत्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास ही माना जाता है। अव्ययी भाव समास में समस्त पद अव्यय के भाव का बोध करवाता है, अर्थात समस्त पद को लिंग या वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होने का अर्थ है कि प्रथम पद सदैव अपरिवर्तित रहता है। अव्ययी भाव समास में अव्यय या उपसर्ग जो अव्यय के समान होता है, सदैव संज्ञा के साथ जुड़ता है। उदाहरण: यथामति इक्वल्स मति के अनुसार। घर घर इक्वल्स घर ही घर। रातों रात इक्वल्स रात ही रात। अव्ययी भाव समास के भेद। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जिनमें द्वितीय पद प्रधान हो जाता है। प्रथम एवं द्वितीय पद की प्रधानता के आधार पर अव्ययी भाव समास के दो भेद होते हैं। 1. अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। 2. नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। 1. अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का वह रूप जिसमें प्रथम पद अव्यय एवं द्वितीय पद संज्ञा होता है, उसे अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति इक्वल्स मति के अनुसार। यथासंख्या इक्वल्स संख्या के अनुसार। यथायोग्य इक्वल्स योग्यता के अनुसार। 2. नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का वह रूप जिसमें प्रथम पद संज्ञा एवं द्वितीय पद अव्यय हो, उसे नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे विवाहोपरांत इक्वल्स विवाह के उपरांत। मृत्युपरांत इक्वल्स मृत्यु के उपरांत। अव्ययी भाव समास के नियम। 1. यदि कोई शब्द बे, ला, निस, निर या नि उपसर्ग से बना हो तो उस शब्द का समास विग्रह करते समय मूल शब्द के साथ से रहित या के बिना जोड़ दिया जाता है, अर्थात मूल शब्द जोड़ से रहित या के बिना। जैसे बेईमान इक्वल्स ईमान के बिना, ईमान से रहित। लापरवाही इक्वल्स परवाह के बिना, परवाह से रहित। 2. यदि कोई शब्द बा अथवा स उपसर्ग से बना हो तो उस शब्द का समास विग्रह करते समय मूल शब्द के साथ के सहित या सहित जोड़ दिया जाता है, अर्थात मूल शब्द जोड़ सहित या के सहित। जैसे बाइज्जत इक्वल्स इज्जत के सहित। बाकायदा इक्वल्स कायदे के सहित। 3. यदि कोई शब्द प्रति उपसर्ग से बना हो तो उस शब्द का समास विग्रह करते समय मूल शब्द के पहले या तो हर जोड़ दिया जाता है या फिर मूल शब्द को 2 बार लिख दिया जाता है, अर्थात हर जोड़ मूल शब्द अथवा मूल शब्द को 2 बार लिख देते हैं। जैसे प्रतिदिन इक्वल्स हर दिन, दिन दिन। प्रतिवर्ष इक्वल्स हर वर्ष, वर्ष वर्ष। प्रतिपल इक्वल्स हर पल, पल पल। प्रतिशत इक्वल्स हर शत, शत शत। प्रत्येक इक्वल्स हर एक, एक एक। 4. किसी शब्द के प्रारंभ में यदि यथा अव्यय शब्द हो तो उस शब्द का समास विग्रह करते समय मूल शब्द के साथ के अनुसार या भर जोड़ दिया जाता है, अर्थात मूल शब्द जोड़ के अनुसार भर। जैसे यथाशक्ति इक्वल्स शक्ति के अनुसार शक्ति भर। यथास्थान इक्वल्स स्थान के अनुसार। 5.
यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद कोई संख्यावाची शब्द हो और द्वितीय पद या तो किसी नदी का नाम हो या द्वितीय पद मुनि शब्द हो तो उस सामासिक पद में द्विगु समास न मानकर अव्ययीभाव समास माना जाता है, लेकिन उस सामासिक पद का समास विग्रह द्विगु समास की तरह ही किया जाता है। जैसे द्वियमुन इक्वल्स 2 यमुनाओं का समाहार, पंचगंग इक्वल्स 5 गंगाओं का समाहार, द्विमुनि इक्वल्स 2 मुनियों का समाहार, त्रिमुनि इक्वल्स 3 मुनियों का समाहार। अव्ययीभाव समास को पहचानने का तरीका। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद प्रधान रहता है और सामासिक पद अव्यय होता है। अव्ययीभाव समास के प्रथम पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर जैसे शब्द प्रयुक्त होते हैं। अतः अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए इन्हीं प्रथम पद अव्यय देखने के साथ साथ अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर इत्यादि शब्दों को भी देखना चाहिए। 2. तत्पुरुष समास। सूत्र। उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता रहती है। परलिंग तत्पुरुष तत्पुरुष समास होने पर समस्त भाग को उत्तर पद का लिंग प्राप्त होता है। भावार्थ समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होता है और लिंग वचन का निर्धारण अंतिम या द्वितीय पद के अनुसार होता है। तत्पुरुष समास में पूर्व पद एवं पर पद के मध्य कारक चिन्हों का लोप होता है और जब सामासिक पद का समास विग्रह किया जाता है तो कर्ता कारक एवं संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारकों के कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि किसी के द्वारा कहा गया कि गंगा जल लाओ, इस वाक्य को सुनकर सुनने वाला गंगा को नहीं ला सकता बल्कि केवल जल लेकर आएगा। अतः गंगाजल सामासिक पद में प्रथम पद गंगा प्रधान न होकर द्वितीय पद जल प्रधान है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के भेद। मूल व्याकरण संस्कृत व्याकरण के अनुसार तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। 1. व्याधिकरण तत्पुरुष समास। 2. समानाधिकरण तत्पुरुष समास। 1. व्याधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें समास विग्रह करते समय पूर्व एवं पर पद में भिन्न भिन्न विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसे व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। मूल तत्पुरुष समास ही व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। व्याधिकरण तत्पुरुष समास के भेद। व्याधिकरण समास में अलग अलग कारक चिन्हों का लोप होता है, इसी आधार पर व्याधिकरण समास के 6 भेद होते हैं। व्याधिकरण समास के सभी 6 भेद कारकों के अनुसार तय किए गए हैं, जिनमें कर्ता कारक और संबोधन कारक को शामिल नहीं किया गया है। जैसे 1. कर्म तत्पुरुष समास। 2. करण तत्पुरुष समास। 3. संप्रदान तत्पुरुष समास। 4. अपादान तत्पुरुष समास। 5. संबंध तत्पुरुष समास। 6. अधिकरण तत्पुरुष समास। 1. कर्म तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में कर्म कारक के कारक चिन्ह को का लोप हुआ हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जेबकतरा इक्वल्स जेब को कतरने वाला। 2. करण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में करण कारक के कारक चिन्ह से के द्वारा कल लोप हुआ हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे रेखांकित इक्वल्स रेखा के द्वारा अंकित। 3. संप्रदान तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक के कारक चिन्ह के लिए कल लोप हुआ हो उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे गुरु दक्षिणा इक्वल्स गुरु के लिए दक्षिणा। 4. अपादान तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में अपादान कारक के कारक चिन्ह से अलग होने के अर्थ में का लोप हुआ हो उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे दोषमुक्त इक्वल्स दोष से मुक्त। 5. संबंध तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में संबंध कारक के कारक चिन्ह का के की का लोप हुआ हो उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मंत्रिपरिषद इक्वल्स मंत्रियों की परिषद। 6. अधिकरण तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में अधिकरण कारक के कारक चिन्ह में पर का लोप हुआ हो उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वनवास इक्वल्स वन में वास। 2. समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का वह रूप जिसका समास विग्रह करते समय पूर्व एवं पर पद में एक ही विभक्ति कर्ता कारक का प्रयोग किया जाता है उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 1. लुप्तपद तत्पुरुष समास। 2. उपद तत्पुरुष समास। 3. अलुक तत्पुरुष समास। 4. नन तत्पुरुष समास। 5. कर्मधारय तत्पुरुष समास। 6. द्विगु तत्पुरुष समास। 1. लुप्तपद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें पूर्व पद और द्वितीय पद के बीच से कारक चिन्ह के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप हो जाए तो उसे लुप्तपद तत्पुरुष समास कहते हैं। लुप्तपद तत्पुरुष समास को मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जैसे दही बड़ा इक्वल्स दही में डूबा हुआ बड़ा। 2. उपद तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद भाषा में स्वतंत्र शब्द न होकर महज प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता हो तो उसे उपद तत्पुरुष समास कहते हैं। उपद तत्पुरुष समास का विग्रह करते समय प्रत्यय का अर्थ काम में लिया जाता है। जैसे स्वर्णकार इक्वल्स स्वर्ण का कार करने वाला। 3. अलुक तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप नहीं होता उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। अलुक तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है। अलुक शब्द जोड़ लुक के योग से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ न छिपना होता है। तत्पुरुष समास की प्रक्रिया में किसी न किसी कारक चिन्ह का लोप होता है, लेकिन जब समास प्रक्रिया में कारक विभक्ति का लोप नहीं हो तो उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वसुंधरा इक्वल्स वसु को धारण करने वाली, मृत्युंजय इक्वल्स मृत्यु को जय करने वाला, युधिष्ठिर इक्वल्स युद्ध में स्थिर रहने वाला। 4. नन तत्पुरुष समास। जब किसी सामासिक पद में प्रथम पद के रूप में अ, अन, न, ना उपसर्ग जुड़े हुए हों और ये उपसर्ग पर पद को विलोम शब्द में भी परिवर्तित कर रहे हों तो वहां नन तत्पुरुष समास होता है। नन तत्पुरुष समास के सामासिक पद का विग्रह करते समय उपसर्ग को हटाकर न जोड़ दिया जाता है। जैसे अज्ञान इक्वल्स न ज्ञान, अनुपयोगी इक्वल्स न उपयोगी। 5. कर्मधारय तत्पुरुष समास। जिस समास में प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है तथा द्वितीय पद विशेष्य या उपमेय होता है, अर्थात विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध रहता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में द्वितीय पद के अर्थ की प्रधानता होती है, इसलिए कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। इस समास को स्वतंत्र कर्मधारय समास के रूप में भी माना जाता है, परंतु ये सही नहीं है। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है तथा द्वितीय पद विशेष्य या उपमेय होता है। किसी सामासिक पद में शब्द आगे पीछे होते रहते हैं परंतु उनमें विशेषण विशेष्य तथा उपमान उपमेय का संबंध सदैव रहता है। कर्मधारय समास में प्रयुक्त विशेषण असंख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण होता है, जिसका योग विशेष्य के साथ होता है। यदि किसी सामासिक पद में निम्नलिखित 4 स्थितियों में से कोई स्थिति बन रही हो तो वहां कर्मधारय समास होता है। आ. विशेषण विशेष्य से युक्त पद होने पर। ई. उपमेय उपमान से युक्त पद होने पर। ई. रूपक आलंकारिक से युक्त पद होने पर। इव. उपसर्ग से युक्त पद होने पर। आ. विशेषण विशेष्य से युक्त पद होने पर। यदि किसी समस्त पद में विशेषण विशेष्य का योग हो रहा हो तो ऐसे सामासिक पद का समास विग्रह करते समय विशेषण और विशेष्य के मध्य है जोड़ जो लगा दिया जाता है। जैसे अल्पसंख्यक इक्वल्स अल्प है जो संख्या में, महेश्वर इक्वल्स महान है जो ईश्वर, परमेश्वर इक्वल्स परम है जो ईश्वर। ई. उपमेय उपमान से युक्त पद होने पर। यदि किसी समस्त पद में उपमान उपमेय का योग हो रहा हो तो ऐसे सामासिक पद का समास विग्रह करते समय उपमान और उपमेय के मध्य के समान जोड़ है जोड़ जो लगा दिया जाता है। जैसे कुसुम कोमल इक्वल्स कुसुम के समान है जो कोमल। ई. रूपक आलंकारिक से युक्त पद होने पर। यदि किसी समस्त पद में रूपक आलंकारिक का योग हो रहा हो तो ऐसे सामासिक पद का समास विग्रह करते समय उपमान और उपमेय के मध्य रूपी शब्द लगा दिया जाता है। जैसे शोकसागर इक्वल्स सागर रूपी शोक सागर के समान है जो शोक। इव. उपसर्ग से युक्त पद होने पर। यदि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया गया हो तो वहां भी कर्मधारय समास होगा। उपसर्ग का महत्व अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि समास में भी होता है, इसलिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कर्मधारय समास में उपसर्ग का प्रयोग अव्यय की तरह न होकर विशेषण की तरह होता है। जैसे कुपुत्र इक्वल्स कुत्सित है जो पुत्र, सुपुत्र इक्वल्स सुष्ठ है जो पुत्र। यदि विशेषण पदों का दोहरान या पुनरावृत्ति हो तो वहां कर्मधारय समास ही होगा। जैसे लाल लाल, काला काला, सफेद सफेद, नीला नीला इत्यादि। 6. द्विगु समास। द्विगु समास सूत्र संख्या पूर्वो द्विगु। भावार्थ, यदि किसी सामासिक पद में प्रथम पद संख्यावाचक शब्द हो एवं द्वितीय पद संज्ञा शब्द हो तथा समस्त पद समूह का बोध करवाए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का समास विग्रह करते समय दोनों पदों को लिखकर अंत में का समूह या का समाहार लिखते हैं। द्विगु शब्द का समास विग्रह 2 गायों का समूह होता है, अतः द्विगु शब्द में भी द्विगु समास है। द्विगु समास के कुछ उदाहरण निम्न हैं। चौराहा इक्वल्स 4 राहों का समाहार। त्रिभुज इक्वल्स 3 भुजाओं का समाहार। द्विगु समास के महत्वपूर्ण तथ्य। द्विगु समास में यदि द्वितीय पद अकारांत रूप में हो तो समस्त पद बनाते समय स्त्रीलिंग वाचक ई प्रत्यय समस्त पद के अंत में जोड़ दिया जाता है। जैसे अष्टाध्यायी इक्वल्स 8 अध्यायों का समूह। द्विगु समास में यदि द्वितीय पद के रूप में फल अनेक शब्द हो तो समस्त पद बनाते समय स्त्रीलिंग वाचक आ प्रत्यय समस्त पद के अंत में जोड़ दिया जाता है। जैसे त्रिफला इक्वल्स 3 फलों का समूह, त्रयनिका इक्वल्स 3 अनिकों का समूह,
कर्मधारय समास और द्विगु समास अंतर। 1. कर्मधारय समास में असंख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त होता है। द्विगु समास में संख्यावाचक विशेषण प्रयुक्त होता है। 2. कर्मधारय समास में प्रथम पद संख्यावाची नहीं होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। 3. कर्मधारय समास का समस्त पद समूह का बोध नहीं करवाता है। द्विगु समास में समस्त पद समूह का बोध करवाता है। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास अंतर। 1. द्विगु समास समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। 2. द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक शब्द होता है। इसमें प्रथम पद संख्यावाची होकर भी किसी अन्य पद का बोध कराता है। 3. द्विगु समास में समस्त पद समूह का बोध करवाता है। बहुव्रीहि समास में समस्त पद समूह का बोध करवाने के बजाय अन्य अर्थ का बोध करवाता है। 3. द्वंद्व समास। सूत्र दो दो द्वंद्वम दो दो की जोड़ी का नाम द्वंद्व है। उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व समास में दोनों पद अथवा सभी पदों की प्रधानता होती है। समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आजकल, आज और कल, अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा, अच्छा और बुरा। पदों के अर्थ की प्रधानता के आधार पर द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास का सामासिक पद और या अथवा आदि संयोजक शब्दों के लोप कर देने से बनता है। द्वंद्व के सामासिक पद के दोनों शब्द प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ये दोनों पद हमेशा ही एक दूसरे के विलोम रहें। कभी कभी ये एक दूसरे के विलोम नहीं भी रहते हैं। जैसे कृष्णार्जुन इक्वल्स कृष्ण और अर्जुन, यहाँ पर दोनों पद एक दूसरे के विलोम नहीं है। द्वंद्व समास के भेद। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। 1. इतरेतर द्वंद्व समास। 2. समाहार द्वंद्व समास। 3. विकल्प द्वंद्व समास। 1. इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर शब्द इत्र जोड़ इत्र के योग से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अलग अलग होता है। समास का वह रूप जहां सामासिक पद में प्रयुक्त दोनों पद अलग अलग अपनी प्रधानता को प्रकट करते हैं तो उस समास को इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इतरेतर समास का समास विग्रह करते समय सामासिक पद के दोनों शब्दों के मध्य और संयोजक शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे माता पिता इक्वल्स माता और पिता। 2. समाहार द्वंद्व समास। समास का वह रूप जहां सामासिक पद में प्रयुक्त दोनों पद अलग अलग प्रधान हो तथा समस्त पद एक समूह का बोध करवाए तो उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। समाहार द्वंद्व समास का समास विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य और शब्द जोड़कर अंत में का समाहार लिख देते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं को छोड़कर एवं 10 से भाज्य संख्याओं को छोड़कर अन्य सभी संख्यावाची पदों में समाहार द्वंद्व समास होता है। जैसे 25 इक्वल्स 5 और 20 का समाहार। 3. विकल्प द्वंद्व या एक शेष द्वंद्व समास। जिस समास के सामासिक पद में प्रयुक्त दोनों पदों में से किसी एक पद को स्वीकार करने का विकल्प हो तो उस समास को विकल्प द्वंद्व समास कहते हैं। विलोमार्थी शब्द युग्मों में प्रायः विकल्प द्वंद्व समास ही होता है। विकल्प द्वंद्व समास को एक शेष द्वंद्व समास के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सुख दुख इक्वल्स सुख या दुख। 4. बहुव्रीहि समास। सूत्र प्रायणान्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। भावार्थ यदि किसी सामासिक पद में प्रयुक्त प्रथम एवं द्वितीय दोनों पद अपना मूल अर्थ खोकर अन्य अर्थ प्रकट करने लगे तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, अर्थात इस समास में अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होती है। इस समास के सामासिक पद का समास विग्रह करते समय पूर्व एवं उत्तर पद के मध्य जो, जिसका, जिसकी, जिसके इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे त्रिनेत्र इक्वल्स 3 है नेत्र जिसके शिव जी। बहुव्रीहि समास के भेद। मूल व्याकरण संस्कृत व्याकरण में बहुव्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। 1. व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। 2. समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। 3. तुल्यभोग बहुव्रीहि समास। 4. व्यतिहार बहुव्रीहि समास। पुष्पिन परंतु हिंदी व्याकरण में बहुव्रीहि समास के इन भेदों को स्वीकार नहीं किया जाता। बहुव्रीहि समास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ सामासिक पद ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से अधिक समासों के गुण होते हैं। इस स्थिति में सर्वप्रथम बहुव्रीहि समास को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि उस सामासिक पद में बहुव्रीहि समास नहीं हो तो समास के अन्य प्रकारों पर विचार करना चाहिए। जैसे पीताम्बर इक्वल्स बहुव्रीहि समास व कर्मधारय समास। यदि किसी सामासिक पद का प्रयोग वाक्य में हुआ है तो वहां उस वाक्य के अर्थ के आधार पर उस सामासिक पद के समास का आंकलन किया जाता है। जैसे पीताम्बर शब्द का वाक्य में प्रयोग के आधार पर उसके समास का आंकलन किया गया है। पीताम्बर सूख रहे हैं। कर्मधारय समास। यहाँ पीताम्बर का अर्थ पीला कपड़ा है। पीताम्बर सबकी रक्षा करेंगे। बहुव्रीहि समास।
यहाँ पीताम्बर का अर्थ है पीला वस्त्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण है।